नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को ही प्रसारित किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है। हमारे किसान भाई बहन को ही देखिए, वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात का भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को ही प्रसारित किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि थाली, ताली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीज़ों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर बात करते हुए कहा कि कोरोना धर्म देखकर नहीं होता और प्लाज्मा भी धर्म देखकर जान नहीं बचाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना लॉकडाउन फिलहाल दिल्ली में 3 मई तक लागू रहेगा। बस उन्हीं दुकानों को छूट होगी जिन्हें केंद्र सरकार ने दी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन आगे बढ़ने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने प्लाज्मा थेरेपी पर बात करते हुए कहा कि ये धर्म देखकर किसी की जान नहीं बचाएगा, इसलिए सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है। कोरोना जब से शुरू हुआ 7वें हफ्ते में, पिछले हफ्ते में 7वें हफ्ते में 850 केस आए थे। एक बार तो हम घबरा गए थे। मैंने आप लोगों के सबके सामने आके कहा था कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 850 नए केस आए थे 7वें हफ्ते में और पिछले हफ्ते 8वें हफ्ते में 622 केस आए हैं, थोड़े कम हुए। दुनिया भर में देखा गया कि एक बार कोरोना बढ़ना चालू करता है तो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हफ्ता दर हफ्ता फिर वो डबल, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना बढ़ता जाता है। फिर वो डबल पे डबल होता जाता है। लोग कहते हैं 4 दिन में डबल हुआ, 8 दिन में डबल हुआ, लेकिन 7वें हफ्ते में पिछले हफ्ते में 850 केस आए थे और पिछले हफ्ते 622 नए केस आए थे। लॉकडाउन के बीच लोगों को दवाइयों की किल्लतों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने अब घर पर ही दवाइयां उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते शहर के 1 दर्जन के करीब केमिस्ट्रों की मोबाइल फोन लिस्ट जारी है, जो कि लोगों को ऑनलाइन डिमांड दवाइयां घर में ही उपलब्ध करवा रहे हैं। हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी के चलते किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णतः रोक है और ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसके लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। वहीं अब घर पर दवाइयां मिलने पर स्थानीय लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। ये जो दवाइयाँ घर घर पहुंचाने का निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, किसी को कभी भी किसी दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। मोरेवर हम केमिस्ट लोगों ने ही लोगों को बोला था कम दवाइयाँ लीजिए ताकि आपकी रेगुलर मिलती रहेंगी। अब सडनली जैसे हमीरपुर एक रेड जोन बन गया, कंटेनमेंट एरिया बन गया है, तो उनका आना मुश्किल हो गया है। ऐसे तो रेगुलर 7 से 10 तक आके लोग अपना सामान ले ही रहे थे जितना उनको रिक्वायरमेंट थी, पर अब इस वक्त जो ये प्रॉब्लम हुई है उसको हम कोप कर रहे हैं कैसे ना कैसे। जैसे लोकल एमसी सर्कल में तो हम दे रहे हैं, जो म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है उसमें तो हमारे लोग जा रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो बाहर के गांव हैं इसमें हम कुछ ना कुछ तरीके से भेज रहे हैं। जैसे कभी पुलिस वाले दे जा रहे हैं, कभी होमगार्ड के दे जा रहे हैं, कोई ना कोई चल रहा है। जैसे 108 नंबर का, 108 नहीं, कौन सी होती है वो, कौन सी गाड़ी होती है? 108 ही है। 108 नंबर, हाँ,
108 नंबर वो दे रहे हैं, 108 नंबर के ड्राइवर लेके जा रहे हैं, वो कर रहे हैं कैसे ना कैसे, कोशिश कर रहे हैं कि सब। जालंधर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार शाम को जालंधर में 3 और केस पॉजिटिव आए हैं, जिससे अब जालंधर में नए पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। ये तीनों केस पहले से कोरोना पॉजिटिव के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। संक्रमितों में एक 5 साल का बच्चा भी है। ਅੱਜ ਸਰਕਲ ਨੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ 65 ਸਾਲ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। इससे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए? ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 66 ਦੀ ਸਰਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। सर ये कितने नाल संबंधित सी ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਏ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, शादियों का दौर भी जारी है। ऐसे में एक हरियाणा के रेवाड़ी में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही शादी में शामिल किया गया। साथ ही दहेज में सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। रेवाड़ी जिले के गुलाबी बाग की रहने वाली नीरू की शादी जिला झज्जर निवासी दीपक के साथ हुई, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर सभी रस्मों को निभाते हुए वो नजर आए। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में शादियों का दौर भी जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सिर्फ 5 लोग ही शादी में शामिल हुए। साथ ही दहेज में सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। रेवाड़ी जिले के गुलाबी बाग की रहने वाली नीरू की शादी जिला झज्जर निवासी दीपक के साथ हुई, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर सभी रस्मों को निभाया। आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी में एक अनोखी शादी देखने को मिली। जिस तरीके से लॉकडाउन लागू है, उसमें शादियों का दौर भी जारी है। आज आपकी शादी हुई है? लॉकडाउन के चलते कोरोना से बचाव के लिए हमने सारे सही इंतजाम किए हुए हैं और उससे बचने के लिए सैनिटाइज़र मास्क का भी यूज़ किया गया है। कम से कम लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना से बचा जा सके। और दहेज रहित शादी की गई है, जिसमें मुझे गिफ्ट में सैनिटाइज़र और मास्क मिला है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीय तिथि है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हुआ है। ये शुभ उपलक्ष्य पर ये जो दोनों वर और कन्या का जो विवाह संस्कार प्रारंभ किया, हमने सैनिटाइज से शुरू किया। वर पक्ष के दोनों की वरमालाओं को हमने सैनिटाइज से पवित्र करके जो जीवाणु वगैरह कीटाणु वगैरह शरीर में जो नुकसान देने वाले जो बीमारी हैं उससे मुक्त करने के लिए हमने उन नियमों का पालन किया और दोनों को बिना दहेज के इस संस्कार को संपन्न करवाया, ताकि किसी भविष्य में किसी गरीब की बच्ची को या कोई भी कन्या को उसमें परिवार को जूझना ना पड़े। और इसके लिए जो मास्क वगैरह और सैनिटाइज वगैरह वर की तरफ से, कन्या की तरफ से वर को भेंट किया गया। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान सामने आया है। रघु शर्मा ने कहा है कि मेरी नज़र में लॉकडाउन समस्या का इलाज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चिकित्सकों की टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं सरकार ने अनुमति के लिए ICMR को लिखा गया है। अनुमति मिलते ही प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो सकेगा। देखिए, लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है मेरी नज़र में। अल्टीमेटली हम कितने दिन तक देश को लॉकडाउन में रखेंगे या प्रदेश को लॉकडाउन में रखेंगे? स्थितियां हमको, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये हमारे लिए एक अवसर है
जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि आप अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ आप, ताकि आपके सामने जो चुनौती है उसका बेहतर तरीके से आप मुकाबला कर सको। लेकिन लॉकडाउन तो परमानेंट समस्या का समाधान तो नहीं है लॉकडाउन, तो आपको अल्टीमेटली लॉकडाउन तो एक न एक दिन खत्म करना ही पड़ेगा। अब किस तरीके से आप खत्म करते हो उस पर अलग अलग राज्यों के विचार लेके फैसला तो प्रधानमंत्री जी को करना है, लेकिन आम जनता अब अपने घरों में दीवारों में कैद रह के 40 दिन से ज्यादा हो जाएंगे 3 तारीख को उनको। ऐसी परिस्थिति में क्या ये स्थायी समाधान है लॉकडाउन या एकमात्र समाधान है, इस पे विचार होना चाहिए पूरे देश के अंदर। और किस रूप में इसको विड्रॉ करें, एकदम करते हैं या इसको फेज मैनर में विड्रॉ करते हैं, इस पे भी विचार होना चाहिए। लेकिन ये जो अवसर मिला है, हमारा मानना है कि इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम पूरे देश में किया जाना चाहिए था, जांच की सुविधा बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए था। फॉर्चुनेटली राजस्थान ने इस काम में पहल की है। हमने ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसका हमने सदुपयोग किया है राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में और जांच की कैपेसिटी बढ़ाने में। उसके परिणाम हम सामने देख रहे हैं कि राजस्थान इसीलिए तैयार है और सतर्क भी है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है इस दौरान और जांच की सुविधा बढ़ाई है। कि हमारी पूरी तैयारी है, हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम बनी हुई है। उन लोगों ने जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीज, उनका ब्लड लिया भी है, जिनका प्लाज्मा हम जो गंभीर किस्म के मरीज हैं, वेंटिलेटर पे हैं, जिनके स्टेज 2 पे ये प्लाज्मा थेरेपी कामयाब रह सकती है। ये प्लाज्मा थेरेपी लोगों की, गंभीर किस्म के बीमार लोगों की जान बचाने का काम कर सकती है। लेकिन हमारे लोगों ने ICMR को लिख के दिया है कि राजस्थान तैयार है इसके लिए। वो लोग अगर हमको परमिट करेंगे तो राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी का काम भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी तैयारी है, हम इंतजार कर रहे हैं कि ICMR हमको परमिट। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते अब लॉकडाउन में आम जनता और दुकानदारों को कुछ राहतें मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने नियमों और शर्तों के तहत सभी में दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। इस कड़ी में हिमाचल के ऊना के DC ने कहा है कि सोमवार से जिले की सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिले के बड़े शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मार्केट्स हैं उनको खोलने के बारे में जो दिशा निर्देश हमें भारत सरकार से और हिमाचल सरकार से प्राप्त हुए हैं, उनके मुताबिक हमने कुछ चेंजेस किए हैं। रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में सभी तरह की दुकानें और मार्केट्स खोलने का आदेश हुआ है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है। आप सिर्फ एक्सेप्शंस को ध्यान में रखिएगा, बाकी सब चीज़ें खुल सकती हैं। एक्सेप्शन ये है कि शॉपिंग मॉल, चाहे वो सिंगल ब्रांड हो चाहे मल्टीपल ब्रांड हो, वो ना तो रूरल एरिया में खुलेंगे ना तो अर्बन एरिया में खुलेंगे। एक और पाबंदी है, वो पाबंदी है मार्केट कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग की। जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है अर्बन एरिया में वो भी नहीं। ये सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि 4 घंटे तक खुली रहेंगी। लेकिन लॉकडाउन के चलते देश के कई जिलों में प्रवासी मजदूर फंसे हैं, जिनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के आदेश के बाद फतेहाबाद से आज सुबह 5 बजे 5 बसों को में भरकर 138 प्रवासी मजदूरों को उनके घरों की ओर रवाना किया गया। बता दें कि ये मजदूर जिले के पंचायत भवन गांव धांगड़, बड़ोपल और जाखल इलाके के शेल्टर होम में ठहरे हुए थे। इस कड़ी में फतेहाबाद रोडवेज के GM RS पुनिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। पांच बसें भेजी गई है और बागपत वाली में यहाँ से तो 9 मजदूर हैं
बाकी आगे हिसार से बैठे हैं। ठीक है जी। बुलंदशहर वाली में यहाँ से 33 मजदूर बैठे हैं, आगे हिसार से चले उसमें सीटर होगी 45 के लगभग, उसमें सवारियाँ बन गई। तो कितने मजदूर भेजे गए टोटल यहाँ से? टोटल 33 एक हैं, 34 एक हैं, 10 एक हैं, 33 एक है, 9 एक है। तो किसके आदेश के द्वारा इनको वहाँ भेजा गया सर? ये हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश पड़ा। तो कब तक पहुँच जाएंगे सर ये? या शाम तक पहुँच जाएंगे। यूपी के कौशाम्बी में लॉकडाउन में सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन वितरण कर पेट भर रही है, वहीं जिम्मेदार घटतोली कर मोटी कमाई कर रहे हैं। मंझनपुर के FCI गोदाम में बगैर तोल के ही राशन उठान करवाने पर कोटेदारों ने नाराजगी जाहिर की है। इसे लेकर कोटेदारों और गोदाम के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। इतना ही नहीं, एक कर्मचारी ने एक कोटेदार को धक्का मारकर बाहर कर दिया। कोटेदारों ने हंगामा करते हुए राशन का उठान करने से मना कर दिया। जानकारी होते ही मौके पर SDM सदर और डिप्टी RMO पहुंच गए। उन्होंने गोदाम प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई। जानकारी करने पर पता चला कि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कांटा कई महीने से खराब है। SDM ने नाराजगी जाहिर करते हुए वैकल्पिक तौर पर छोटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा मंगवाकर तोल कराई, तब जाकर कोटेदार माने। की थी मैं यहाँ पर आया हूँ, देखा हूँ, मैं प्रभारी को निर्देश दिया हूँ कि सारा निकासी जो है 100% तौल करके इलेक्ट्रॉनिक कांटे से दिए जाए। इनका 5 टन का इलेक्ट्रॉनिक कांटा ख़राब है तो एक 50 किलो इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही काम करना होगा या फिर ड्रम कांटे से देना होगा। पंजाब के जालंधर के भार्गव नगर इलाके में 2 लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि फायरिंग की घटना से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गल तो सर कोई जानकारी अजे तक पूरी तरह नहीं आई। मैं तो अपने घर दे विच कोठे के उपर बैठा सीगा, इत्थे रौला पै रहा सी। 2 मुंडे मेरे दोस्त राकेश कुमार मेरे गुआढ़ी रहिंदा, उहदे लड़के गए आ, वो भी गया आ भी उत्थे गोली चल पई आ। असीं आवाज़ सुन के जो लागे आए तो इत्थे कुछ मुंडिया ने, एक डॉक्टर कहंदा मैं डॉक्टर हाँ, उन्होंने घेरिया है, उहदे कोल पिस्टल सी। उन्होंने मुंडिया ने उहदे कोल पिस्टल खोली, खो के ना तो उन्होंने चलो उन्होंने मुंडिया ने कवर करके रखा पुलिस के आने तक। ठीक है, यो गल हुई। उस तो बाद पुलिस आई है, पुलिस ने उन्होंने राउंड अप कर दिता है। जी पिस्टल सी वो मुंडे रमन कुमार सीगा, नाल 1-2 मुंडा और सीगा, उन्होंने वो पिस्टल जी है पुलिस के हवाले कर दी है। हरियाणा के पंचकुला के रामगढ़ में छिपे पंजाब के 4 गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए रविवार सुबह मोहाली पुलिस पहुंची। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टरों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन गैंगस्टरों ने एक पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। गोली एक हेड कांस्टेबल के पैर में लगी। उसे एक GMCH 32 ले जाया गया। पुलिस ने 4 गैंगस्टरों को हिरासत में ले लिया है। मोहाली पुलिस को सूचना मिली थी कि रामगढ़ के पास 4 गैंगस्टर छिपे हैं। राष्ट्रीय सिंह हेड कांस्टेबल क्यों है जी भाई? बस ब्रदर गए सीगे कोई फड़न बंदे अच्छा साधु टीम सी और फिर जब अरेस्ट कर लगे तो फायरिंग हुई सी साढ़े ते। अच्छा, तो बाकी तो बच गए सीगे। चलो तो वहाँ फिर दोषी भज गए सीगा, जिन्हें असीं अरेस्ट कर लए सीगे। तो जब मैं उन्होंने मगर भजिया तो मैं उहदे मगर भज के लक ਨੂੰ हत्थ पा के ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਫੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਫਿਰ ਫੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ। लॉकडाउन के बीच सिविल लाइन पुलिस थाने में तैनात एक आरक्षक की शनिवार देर शाम निगरानी बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हमलावर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक रात 8 बजे सिविल लाइन थाने में तैनात आरक्षक B महेश राव और विक्रम
होकर एक बाइक पर पेट्रोलिंग कर निकले थे। तरुण नगर सामुदायिक भवन के पास निगरानी बदमाश बादल मेहर उन्हें दिखा, उसे रोकने कहा कि तो गुस्से में आकर गाली गलौज करते हुए बी महेश राव के कमर के पास चाकू से हमला कर दिया गया। हमले के बाद बदमाश भागने लगा, जिसे विक्रम मधुरकर ने लोगों की मदद से दबोच लिया। घायल आरक्षक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कौशाम्बी मुख्यालय में एसपी कार्यालय से सटे बीएसए दफ्तर में खिड़की तोड़कर बेखौफ चोरों ने 2 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, प्रिंटर और आवश्यक दस्तावेज चोरी कर लिए। चौकीदार ने सुबह चोरी की जानकारी बीएसए को दी तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर सीईओ एसएन पाठक फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। बीएसए राजकुमार पंडित ने बताया कि हफ्ते भर के अंदर दोबारा चोरी हुई है और एक दफा चोरी का प्रयास भी किया गया है। इस कमरे में सर्व शिक्षा अभियान का काम होता है। जो भी कंप्यूटर और लैपटॉप चोरी हुए हैं उसमें सर्व शिक्षा अभियान के डाटा है। एक ही कक्ष में लगातार 2 बार चोरी होने से बीएसए विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। पुलिस इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुट गई है। सर, ये बीएसए दफ्तर में चोरी का है, क्या मामला है? पूरा चोरी हुई है रात में। आज रात में जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय कौशाम्बी के कार्यालय में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद मैं मौके पर आया हूँ। यहाँ एक कमरे में जिसको कंप्यूटर कक्ष या EMIS कक्ष बताया जाता है, उसमें एक डेस्कटॉप की चोरी हुई। इसके अलावा कोई सामान नहीं गया है और इन लोगों का कहना है कि इसे डाटाबेस था, डाटाबेस की चोरी की गई। 5-7 दिन पहले एक और चोरी हुई थी सर, लैपटॉप चोरी गया था। बार बार यही लैपटॉप कंप्यूटर ही जा रहे हैं, ये क्या होता है? ये जो भी तहरीर देंगे उसकी विवेचना की जाएगी। हमने इसमें SOG की भी लगा दिया है, सर्विलांस की टीम को लगा दिया गया है। यहाँ का BTS निकाला जा रहा है, तत्काल ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा। ठीक। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना के अंतर्गत डॉक्टर के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस लूट कांड में लूटी गई कार और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 72 घंटे में इस लूट का खुलासा करने पर पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे की तरफ से पुलिस टीम को इनाम दिया गया है। 3 दिन पहले डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो KGMU में हैं, उनकी वॉक्सवैगन कार और उनके मोबाइल को लूट लिया गया था और उन पर फायर भी किया गया था, जिसमें गोली उनको टच करते हुए निकल गई थी। इस घटना के बाद हम लोगों ने तुरंत टीम्स फॉर्म की थी। टेक्निकल सर्विलेंस के लिए 4 टीम्स बनाई गई थी। CCTVs को चेक करने के लिए 10 टीम बनाई गई थी और लोकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसमें 12 टीम्स बनाई गई थी, जिन लोगों ने लगभग 78 विलेजेस को सर्च किया कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस बीच यह पता चला, जो इन सभी एविडेंस के बेसिस पर, कि बदमाश पहले डेफिनेटली बाराबंकी निकलने की कोशिश किए थे, पर वो वहाँ से वापस हो लिए थे। प्रॉबली चारों तरफ चेकिंग चल रही है, इसलिए नहीं निकल पाए थे। आज सूचना मिली कि बदमाश इस गाड़ी को लेकर किसी दूसरी घटना को अंजाम देने निकल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने गाड़ाबंदी किया और जब बदमाशों द्वारा फायर किया गया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, वह गंभीर रूप से घायल है। दूसरा बदमाश पकड़ा गया है। जो लूटी गई गाड़ी थी वॉक्सवैगन, वह रिकवर हो गया है। मोबाइल रिकवर हो गया है। जो मोटरसाइकिल प्रयोग में किया गया था इस घटना को करने के लिए, वह भी रिकवर हो गया है। और हमारी कोशिश है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी और इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि इन लोगों ने पहले कौन कौन सी घटनाएं की हैं। इतने अच्छे वर्कआउट के लिए मैं क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को और जो साउथ जोन यूपी के वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत वरुणा पुल के समीप
हुकुलगंज इलाके में मौजूद एक नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीषण आग को देखते हुए स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, एक सूचना आई थी, आग लगने की सूचना आई थी। उसी में यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और हमारे ज़िले की जो है फायर सर्विस की टीम जो है वो आई हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे आग लगभग आग बुझ गई है। उसी दौरान पता चला है कि यहाँ पे बिस्किट की एक फैक्ट्री है जिसमें जो है आज काम भी चल रहा था। जैसे कुछ मजदूर हमने अभी पकड़े हैं यहाँ पे, तो अभी इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कितने दिनों से चला रहे थे या आज चलाए हैं। उसके आधार पर जो है आवश्यक। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।